अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 14 रबी अल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर हुकाम ने आज पीर की सुबह बताया कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में पुलिस और फौज के मुश्तरका ऑपरेशन में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद एक दहशतगर्द को मार गिराया। पुलिस ने कहा, कल शुरू हुए मुश्तरका ऑपरेशन में फौज और कुपवाड़ा पुलिस ने कैरन सेक्टर के जमागंड इलाके में दरअंदाजी की एक कोशिश को कामयाबी से नाकाम बना दिया है, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस का कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा में एक हफ्ते से भी कम अरसे में दरअंदाजी की ये दूसरी कोशिश है जिसे नाकाम बना दिया गया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. मिजोरम के वज़ीर आला जोरमथांगा के इस ऐलान के बाद कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक स्टेज पर नहीं बैठेंगे, नरेंद्र मोदी ने अपना 30 अक्टूबर का यानी आज का मिजोरम दौरा मनसूख कर दिया है। यहाँ वो इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले थे, मगर अब वज़ीर दाखिला अमित शाह जाएंगे। इनके दौरे की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। वज़ीर के गुज़िश्ता हफ्ते मिज़ो नेशनल फ्रंट जो NDA की हलीफ है, इसके लीडर और रियासत के वज़ीर आला जोरमथांगा ने ऐलान किया कि जब वज़ीर आज़म मिजोरम के दौरे पर होंगे तो वो इनके साथ एक ही स्टेज पर नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने इसके लिए मणिपुर के तशद्दुद का हवाला दिया और वहाँ चर्च पर हमलों के लिए मैती समाज को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये वक्त नहीं कि BJP के साथ नज़र आया जाए। उन्होंने निशानदेही की कि चूँकि मिजोरम में अक्सरियत ईसाइयों की है, इसलिए अगर MNF BJP के साथ मिलकर काम करती है तो मणिपुर में जो कुछ हुआ है इसकी बिना पर मनफी नतीजा बरामद होगा। वज़ीर आज़म के दौरे की मनसूखी को जोरमथांगा के इसी बयान के पस मंज़र में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की लोनी असेंबली सीट से BJP के रुकने पार्लियामेंट नंद किशोर गुर्जर ने ये कहकर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत अगर किसानों में ना होते तो इनका इनकाउंटर कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर वो एहतजाज के दौरान किसानों से ना घेरे गए होते तो इन्हें इनकाउंटर में मार दिया जाता। बागपत में एक तकरीब के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गुर्जर ने इल्ज़ाम लगाया कि राकेश टिकैत को तारीख के एक सियाह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने किसानों को धोखा दिया। अगर ज़रूरी बिल नाफिज हो तो किसानों की ज़िंदगी बदल जाती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से लाया गया बिल दुनिया भर में किसानों को दलालों के चुंगल से आज़ाद कर देता। इसके बाद उन्होंने कहा, राकेश टिकैत के खालिस्तानियों और दलालों के साथ मिलकर घिनौनी हरकतें की है और मुल्क के किसान इसे अब से 2 साल तक ख़त्म नहीं रखने देंगे। गुर्जर ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को पहले मुग़लों ने ग़ुलाम बनाया, फिर अंग्रेज़ों ने, और अब राकेश टिकैत ने कौमी तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा लहराकर ऐसा ही किया है। केरला के बंदरगाही शहर कोची के करीब एक कन्वेंशन सेंटर में ईसाइयों के मजहबी इज्तिमा के दौरान धमाके हुए, जिनमें 2 ख़वातीन हलाक और 51 जख्मी हुए हैं। इन धमाकों से पूरे केरला में सनसनी दौड़ गई है। रियासती पुलिस के सरबराह शेख दरवेश साहब ने तिरुवनंतपुरम में सहाफ़ियों को बताया कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक धमाकों के लिए IED का इस्तेमाल किया गया। ये धमाके कलमसैरी इलाके के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए, जहाँ सैकड़ों ईसाई अपने 3 रोज़ा दुआया इज्तिमा के आखिरी दिन जमा थे। ये ईसाई 19वीं सदी के अमेरिका के एक ज़ेली मजहब ग्रुप के पैरों थे। DGP ने बताया कि इतवार को जुमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ। कई एजेंसियां बशमूल रियासती ATS और NIA धमाकों के मुकाम का जायजा ले रही है। मुल्क और दारुलहुकूमत दिल्ली में प्याज की बढ़ती हुई कीमतें आम आवाम की मुश्किलात में इजाफा करती नजर आ रही है। प्याज की कीमत में मुसलसिल इजाफा जारी है। एक हफ्ता कल आज़ादपुर मंडी में प्याज 20 से 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी, जो कि अब 65 से 70 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। आम लोगों तक पहुंचने तक इसकी कीमत 80 रुपये तक पहुंच रही है और मंडी के कारोबारियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्याज की कीमतें 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचेगी। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से न सिर्फ खाने का जायका बल्कि घर का बजट भी ख़राब हो रहा है। आज़ादपुर मंडी के ताजिरों का ख्याल है कि प्याज की बहुत ज़्यादा तलब और सप्लाई के फार्मूले की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ रही है। प्याज की मांग ज़्यादा है लेकिन आमद दिन ब दिन कम होती जा रही है। BJP के मेंबर पार्लियामेंट वरुण गांधी ने हज़ारों करोड़ रुपए लेकर भागने वाले सनतकार का नाम लेकर एक बार फिर हुकूमत को निशाना बनाया।
कोकली नगर कस्बा पीलीभीत के एक जलसे आम से खिताब करते हुए मेंबर पार्लियामेंट वरुण गांधी ने कहा कि मुल्क में एक आम शहरी को कर्ज लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मेज के नीचे से चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। नीरव मोदी, ललित मोदी समेत कई सनतकार हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। वरुण गांधी ने खुद को ईमानदार लीडर करार देते हुए गांधी और नेहरू का जिक्र करते हुए आज की सियासत पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत में पहले नेहरू, पटेल और अम्बेडकर जैसे लीडर हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने नारा लगाया कि हमारा लीडर कैसा हो, नेहरू पटेल जैसा होगा। आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि नारों में कहा जा रहा है कि लीडर कैसा होना चाहिए, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। वरुण गांधी 2 रोजा दौरे पर पीलीभीत पहुंचे। पहले दिन उन्होंने एमपी फंड के 5 करोड़ रुपए के बजट से 51 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जिसमें सीसी रोड, शमशान घाट में शेड और बारात घर वगैरह जैसे काम तजवीज़ किए गए। एमपी वरुण ने कहा कि वक्त से कबल एमपी फंड खर्च करने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के नाम होगा। दिल्ली पुलिस के एक एहलकार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और पुलिस की इस हरकत पर सारिफिन पुलिस एहलकार को निशाना बना रहे हैं, जिन्होंने फलस्तीन की हिमायत में जंतर मंतर पर हुए मुजाहरे के दौरान एक खातून से फलस्तीन का झंडा छीन लिया और इसे टुकड़े टुकड़े कर फाड़ डाला। ख्याल रहे कि गाजा पट्टी में इजराइल की जारहाना कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज और फलस्तीन की हिमायत के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत से स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के अरकान जमा हुए थे। जैसे ही एहतजाज शुरू हुआ, पुलिस ने जाए वकूफ़ पर एहतजाज करने वाले 50 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ज़ेरे हिरासत अफराद को ले जा रही थी तो मुजाहरा करने वाली एक खातून को फलस्तीन का कागजी परचम थामे देखा गया। जब ख्वातीन पुलिस एहलकार ज़ेरे हिरासत ख्वातीन के साथ चल रही थी और इनकी रहनुमाई कर रही थी, इसी वक्त किनारे खड़े मर्द पुलिस एहलकार में से एक खातून से फलस्तीन का झंडा छीनने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद उन्होंने झंडे को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया, जबकि खातून दिल्ली पुलिस के एहलकार की इस कार्रवाई को देखती रह गई। दिल्ली पुलिस ने 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के अफराद की हिरासत की इत्तला दी थी, जो जंतर मंतर पर फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे के लिए जमा हुए थे। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक मुजाहरीन अलग अलग ग्रुप्स में जंतर मंतर पहुंच रहे थे और बाद में हुक्काम ने इन्हें हिरासत में ले लिया। मुजाहरीन ने आज़ाद फलस्तीन के नारे लगाए और दोनों ममालिक के दरमियान फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। सीपीआईएम पार्टी ने अमेरिका की सरपरस्ती में इजराइल के जरिए गाजा में नस्लकशी और जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ एहतजाज किया और फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। गाजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी और नस्लकशी के खिलाफ एहतजाज में केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन भी दिल्ली में मौजूद थे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने गाजा में इजराइल की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इजराइल गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के खिलाफ जिस तरह की बर्बरियत कर रही है, इस पर फौरी रोक लगानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 8000 अफराद लुक़मा अज्जल बन चुके हैं। बच्चों को निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है। तमाम मवासलाती राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। येचुरी ने कहा कि कितनी लाशें मलबों के नीचे दबी है, इसके बारे में महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये गैर इंसानी बर्बरियत आमेज अमल है, ये बंद होना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना कर्फ्यू और खुश्क साली से पाक रहा है और रियासती तरक्की और अवाम की खुशहाली सिर्फ बीआरएस से मुमकिन है। वज़ीर आला ने आज कोडार, दंगातर्ती और आलेर में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक़िदा आशीर्वाद सभाओं से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, क्योंकि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर फलाही स्कीमात पर अमलावरी को रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए थे उन पर अमलावरी नहीं की जा रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि किसानों को कर्नाटक में सिर्फ 5 घंटे बर्क़ी सरबराह की जा रही है। केसीआर ने दलितों, अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात से शऊर का मुज़ाहरा करने की अपील करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस की इक़्तिदार में वापसी रियासत और अवाम दोनों के मफाद में रहेगी। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तियार आएगी तो वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेगी और SC, ST और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की जानिब से तेलंगाना में 3 नवंबर के बाद से इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा की जाएगी। पार्टी की इंतखाबी रैलियों और जलसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर JP नड्डा और कई मरकजी वज़रा शिरकत करने वाले हैं। रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वालों में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी भी शामिल हैं। पार्टी ऑफिस में खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने रियासत में पार्टी को इख्तियार मिलने पर BC तबक़ात के किसी नुमाइंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया है और यह तारीखी फैसला है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी का यह फैसला समाज में इनकलाब लाने का मौजिब और जरिया बनेगा।
حال ہی میں ریاست میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا تھا کہ بی جے پی اگر اقتدار میں آتی ہے تو پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے کسی لیڈر کو تلنگانہ کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی چار مینار سے قائد ایوان مقننہ اکبر الدین اویسی کے فرزند نور الدین اویسی مجلس کے امیدوار ہوں گے۔ گزشتہ چند دن سے نور الدین اویسی کی عوامی زندگی میں سرگرمیاں تیز ہونے کے بعد یہ قیاس آرائیاں کی جانے لگی ہے کہ مجلس اویسی خاندان کے ایک اور سپوت کو انتخابی میدان میں اتارے گی۔ نور الدین اویسی کی عوام سے ملاقاتیں اور ان کے پروگرامز کی تفصیلی خبروں کی اشاعت کے علاوہ ان کی تقاریر کو سوشل میڈیا کے ذریعے فروغ دینے کے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مجلس حلقہ اسمبلی چار مینار سے امیدوار بنا سکتی ہے۔ حالانکہ قائد ایوان مقننہ اکبر الدین اویسی چند ماہ قبل بارکس میں ایک پروگرام کے دوران یہ واضح کر چکے تھے کہ وہ اپنے فرزند کو ابھی سیاسی میدان میں لانے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فرزند کو رکن اسمبلی بنایا جائے۔ علاوہ ازیں اکبر الدین اویسی اپنے احباب کے حلقے میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فرزند کو اس مرتبہ انتخابی میدان میں اتارنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجلس کی قیادت کی جانب سے اویسی خاندان کے ایک فرد کو حلقہ اسمبلی چار مینار سے میدان میں اتار کر نہ صرف چار مینار بلکہ یاقوت پورے پر بھی فائدہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رکن اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان کو ہٹانے کے فیصلے سے واقف کروانے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے اویسی خاندان کے فرد کو میدان میں اتارنے کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ممتاز احمد خان ٹکٹ کے حصول کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو اویسی نام کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کے مقصد سے یہ منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ نور الدین اویسی جو کہ عام طور پر سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور خود سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھے ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ چند دن سے عوامی تقاریب میں ان کی شرکت کے علاوہ انہیں شادی کی تقاریب میں دیکھا جانے لگا ہے اور وہ حلقہ اسمبلی چار مینار کے محلے مغل پورے میں عوام سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سندیپ شنڈلیا نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ اسٹیٹ اسمبلی کے 2023 میں انتخابات 30 نومبر کو ہوں گے۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن کی جانب سے رسمی اعلامیہ 3 نومبر کو جاری کیا جائے گا۔ پرچہ نامزدگی کے ادخال کی آخری تاریخ 10 نومبر ہوگی اور پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ 15 نومبر ہوگی۔ بحیثیت کمشنر پولیس حیدرآباد انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ 3 نومبر کو صبح 10 بجے سے 15 نومبر کو شام 6 بجے تک پرچہ نامزدگی کے ادخال کے شہر میں 15 مراکز کے اطراف میں 100 میٹر تک 5 یا 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی رہے گی۔ ان مراکز کے اطراف دفعہ 144 کا نفاذ رہے گا۔ عوام کو اطلاع دی گئی ہے کہ وہ ان احکام کی پابندی کریں۔ کسی بھی حکومت یا پھر ادارے کا اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ پر کنٹرول کرنے والا اپنے فیصلے خود کر سکے اور عوام کی بھلائی ہو، لیکن تلنگانہ میں حکومت کے اسٹیئرنگ پر کنٹرول کا دعویٰ کرنے والی حلیف جماعت مجلس کے دعووں پر عوام ہنس رہے ہیں۔ حکومت کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہونے کا فائدہ پرانے شہر کے عوام کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے ہاتھ میں رکھا گیا ہے اور حکومت بھی مسلمانوں سے زیادہ حلیف جماعتوں کو خوش کرنے میں مصروف ہے۔ کوئی بھی حکومت اپنی حلیف جماعت کے مطالبات کو یقینی طور پر قبول کرتی ہے اور مرکز اور ریاستوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ برسر اقتدار پارٹی کی حلیف جماعتوں نے اپنے علاقوں میں عوام کی بھلائی کے کئی اقدامات پر حکومتوں کو مجبور کیا۔ برسر اقتدار پارٹی سے ایسی مفاہمت کس کام کی جس میں پرانے شہر کے عوام کا بھلا نہ ہو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجلس جس علاقے کی نمائندگی کرتی ہے وہاں ترقی اور خوشحالی کے معاملے میں کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ حالانکہ گزشتہ 9 سالوں میں مجلس کی قیادت اور اس کے قائدین کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ عام جلسوں میں حکومت کے اسٹیئرنگ سنبھالنے کا دعویٰ کرنے والوں پر ان کے رائے دہندے ہنس رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے اسٹیئرنگ کنٹرول سے کیا فائدہ جہاں حکومت کی کار پرانے شہر میں داخل ہو کر عوام کا فائدے کا سبب نہ بن سکے۔ پرانے شہر میں 2 اہم ادارے سالار جنگ میوزیم اور عثمانیہ ہاسپٹل موجود ہے جو دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ حکومت پر کنٹرول کا دعویٰ کرنے والی قیادت نے دونوں اداروں میں کتنے مسلمانوں کو روزگار فراہم کیا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ ایک طرف مرکز تو دوسری طرف ریاست، دونوں سے مقامی جماعت کی قیادت کے مبینہ خوشگوار مراسم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک پرانے شہر کے عام مسلمانوں کو روزگار کی فراہمی یا پھر علاقوں کی ترقی کا معاملہ ہو تو ان کے لیے صرف وعدے اور تیقنات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز مادھا پور گچی بولی میں برسرکار ملازمین اور شہر میں رات دیر گئے تک گھومنے اور اشیاء خوردنوش سے استفادہ کرنے والوں کے مرکز والے علاقے ڈی ایل ایف فوڈ اسٹریٹ انتخابات تک رات 11 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ مقامی پولیس سے جاری احکامات کے مطابق اس علاقے میں تاجرین کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تجارتی اداروں کو رات 11 بجے بند کرنے کو یقینی بنائیں۔
عموماً DLF فوڈ اسٹریٹ کے علاوہ گچی بولی میں رات دیر گئے اشیاء خودنوش کی فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اب شہر کے حالات اور انتخابات کے پیش نظر پولیس نے فیصلہ کیا کہ رات دیر گئے اس علاقے کو دیگر تجارتی مراکز کے ساتھ 11 بجے بند کروا دیا جائے گا۔ اس علاقے میں اشیاء خودنوش کے تاجرین کا کہنا ہے کہ ان احکامات سے ان کی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اس علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ کاروبار کا آغاز رات دیر گئے ہوتا ہے اور صبح اور دوپہر میں معمول کے مطابق بھی کاروبار نہیں ہوتے۔ کرکٹ کے میدان میں بیٹنگ اور فیلڈنگ کے اپنے شاندار جوہر دکھانے کے بعد ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہرالدین نے کانگریس کے ٹکٹ پر حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے سے اپنی نئی سیاسی اننگز کا آغاز کیا ہے، اور وہ کرکٹ کے میدان کی طرح سیاسی میدان میں بھی عوام کی خدمت اور علاقے کی ترقی میں اپنے فن اور کمالات کا مظاہرہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ محمد اظہرالدین جو 2009 میں اتر پردیش کے مراد آباد لوک سبھا حلقے سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے کانگریس کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی اننگز کا آغاز کیا تھا، وہ اب اپنے آبائی مقام حیدرآباد میں اپنی قسمت آزمائیں گے۔ پارٹی کی جانب سے امیدواری کے اعلان کے بعد اظہرالدین نے رائے دہندوں کو بھروسہ دلایا کہ کرکٹ کے میدان کی طرح وہ عوامی خدمت کے شعبے میں بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کرکٹ کی طرح رائے دہندوں کا دل جیت لیں گے۔